मरकजी त्रिपोरियन तैयारे तबाह कर दिए। वफाकी वजीर बराए दाखिला रहमान मलिक PNS महरान पहुंच गए। उनका कहना है कि बेस के बड़े हिस्से को क्लियर कर दिया गया है। और तालिबान रहनुमा मुल्ला उमर नेटो हमले में मारे गए। अफवान टीवी का दावा, तालिबान की तरदीद। PNS महरान बेस के अंदर जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वफाकी वज़ीर बराए दाखिला रहमान मलिक का ये कहना है कि बेस के बड़े हिस्से को क्लियर कर दिया गया है और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। ताज़ा तरीन तफसीलात जो है वो हम आपको जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है उसको हम आगाह करें। और ऑपरेशन में तवालत की वजह जो बताई गई है तर्जुमान बहरिया की जानिब से वो ये है कि दहशत गर्दों को जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि उनसे मालूमात हासिल की जा सके, उनसे तफसीलात हासिल की जा सके, उनसे तशवीश की जा तहकीकात उनसे जो तहकीकात हो उससे मदद मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर। जी साबिर, ताज़ा तरीन तफसीलात आप तक क्या पहुंची हैं? ये हमारी यहाँ पे बात हुई है पाक बहरिया के सोर्सेज से भी और मिलिट्री सोर्सेज से भी। तो उन्होंने बताया है कि अब तक जो शहदा की तादाद है वो नेवल के 11 और रेंजर्स के 2, टोटल 13 इस वक्त शहादतें हुई हैं इस ऑपरेशन में। जबकि इस वक्त जो वजह बताई जा रही है ऑपरेशन की तवालत की, तो उन्होंने कहा कि चूंकि टास्क ये दिया गया है कि किसी भी तरीके से दहशत गर्दों को जिंदा गिरफ्तार किया जाए ताकि इस वाक़े की तह तक पहुंचा जा सके कि ये दहशत गर्द कौन थे और कहां से आए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो ऑपरेशन तवील हो रहा है और दूसरा उसमें कैजुअलिटीज जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं। लेकिन जो टास्क दिया गया है नेवल के जो सोर्सेज हैं, तर्जुमान हैं, उनका कहना था कि इंशाल्लाह वो जरूर हासिल करेंगे और दहशत गर्दों को जिंदा पकड़ने में वो काफी कामयाब हो जाएंगे। सही। अच्छा साबिर, चूंकि इस वक्त आप इस्लामाबाद में हैं तो ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद में इस बार मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा, लोगों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, लोगों का क्या कहना है वहाँ पर? जी, सिक्योरिटी तो इस्लामाबाद की हद तक तो सिक्योरिटी जो है वो जब से थ्रेट्स आई थी 20 तारीख से पहले उसी वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी और इंटेलिजेंस इदारों की मुसद्दिका इत्तलात के बाद वज़ारत दाखिला में रहमान मलिक की सदारत में 2 अहम इजलास भी हुए थे, जिसके बाद तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों को भी लिखा गया था और वफाकी कैपिटल को भी इन्फॉर्म कर दिया था कानून नाफिज करने वाले इदारों को। इसलिए इस्लामाबाद की हद तक सिक्योरिटी काफ़ी टाइट की हुई है और लोगों का जहाँ तक तासुर है, लोग काफ़ी अफसुर्दा हैं और दिलगिरफ्ता हैं कि वो ये इतना बड़ा वाक़या क्यों हो गया और बार बार ये इंटेलिजेंस इदारों की इत्तलाआत और कानून नाफिज करने वालों की इंफॉर्मेशन के बावजूद ये सिक्योरिटी लैप्स क्यों होते हैं, इस बारे में ज़्यादा लोग मुतफक्कर हैं और ये दुआ भी साथ साथ कर रहे हैं कि इसमें फोर्सेस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी हो और ये दहशतगर्द पकड़े जाएं। लेकिन जी अच्छा साबिर, ये भी बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने खुद कहा कि लोग इसलिए परेशान है कि उनका ये कहना है कि इंटेलिजेंस इदारे जब कह देते हैं, कुछ इंटेलिजेंस मालूमात हासिल हो जाती हैं कि फलां जगह को निशाना बनाया जा सकता है, फलां दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है, इंटेलिजेंस हुकाम से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है इस बारे में? जी, उनका क्योंकि इंटेलिजेंस हुकाम का सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है और जो भी उनको कोई लीड मिलती है या कोई भी टेलीफोनिक टॉक जो है वो टेप होती है या वो उन तक कोई रसाई होती है, तो उनका काम इंटेलिजेंस हुकाम का कहना है कि हम कानून नाफिज करने वाले इदारे नहीं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, हमारा काम इन्फॉर्म करना होता है मुतल्लिका इदारों को और उन्होंने बर वक्त इन्फॉर्म कर दिया था। और बिलखसूस जो वजीरस्तान में अहम इजलास हुआ था तालिबान का, मौलवी असमतुल्ला और कारी हुसैन ग्रुप के कुछ लोग थे, उसमें बाकायदा तौर पर जो थ्रेट था वो पॉइंट आउट किया हुआ था कि कहाँ कहाँ और किस किस इमारत को वो निशाना बना सकते हैं और इस पर वजारत दाखिला की तरफ से बाकायदा सूबाई दारुल हुकूमतों को चिट्ठी अरसाल की गई थी कि वो बिलखसूस जो कैपिटल सिटीज़ हैं उनको सिक्योरिटी को एनहांस करें और हर मुमकिन कोशिश बनाएं कि कोई ऐसा गैर मामूली वाक़या ना हो। ये इंटेलिजेंस हुकाम का इतनी ही जिम्मेदारी होती है, उसके बाद अगला काम मुतल्लिका इदारों की होती है और सूबाई हुकूमतों का होता है काम
कि वो किस हद तक उन पर अमल करते हैं और विजिलेंट रहते हैं। लेकिन लगता ये है कि इस जो इंफॉर्मेशन को, इस वार्निंग को, इस एडवाइजरी को भी रूटीन में लिया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा वाकया पेश आया है। साबिर शाकिर, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीली अपडेट करने के लिए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। वफाकी वज़ीर बराए दाखिला रहमान मलिक अब से कुछ देर पहले पहुंचे PNS महरान बेस, और कुछ थोड़ी सी बात की उन्होंने मीडिया से। उन्होंने कहा कि इस वक्त वो अंदर जा रहे हैं क्योंकि PNS महरान बेस के एक बड़े हिस्से को दहशत गर्दों से पाक करा लिया गया है, खाली करा लिया गया है, और इस वक्त सर्च ऑपरेशन अपने फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो चुका है। उनका ये कहना था कि इस वक्त वो अंदर जा रहे हैं। बाहर आकर IG सिंध उनके हमरा थे और साथ ही उनके हमरा थे CCPO कराची। इस वक्त वहां PNS महरान बेस के पास बाहर ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, ये मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ नुमाइंदे हमारे फैजुल्ला जी। फैज, कहिएगा कि इस वक्त मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है वहां पर? देखिए, PNS महरान के बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं और अब तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं पाकिस्तान नेवी की जानिब से, पाकिस्तान नेवी के 11 अहलकार इस वाक़े में जाम बहक हुए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स के 2 अहलकार भी शहीद हुए हैं। इस तरह अब तक 12 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक हुई है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान नेवी या पाकिस्तान रेंजर से था। इसके साथ साथ इस एरिए में अभी भी कमांडोज़ मौजूद हैं और उस इमारत में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर हमलावर हैं, उसको मुकम्मल तौर पर घेरे में लिया हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। ये एक पेडिस्ट्रल ब्रिज है जहाँ से आम लोग इसको अबूर करके दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अहलकार तैनात हैं और किसी को यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। PNS महरान में मुसलसल गाड़ियों की आमदोरफ्त का सिलसिला जारी है। ये एक और एम्बुलेंस है जो इस वक्त यहाँ से PNS महरान से निकली है और यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ इसे मूव किया गया है। वक्तन फ़वक्तन इस तरह की एम्बुलेंस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं उनकी आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रहता है और यहाँ पर इनका जो है बड़ी तादाद में अहलकार भी तैनात हैं। सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी अब से कुछ देर कबल नेवी के हुक्काम से बात हुई है। सलाउद्दीन, ये बताइए क्या आपकी बात हुई है ऑपरेशन के हवाले से, उनका क्या कहना है, कितनी हलाकतों की तस्दीक की जा रही है उनकी जानिब से? हाँ फैजुल्ला, नेवी के जब हुक्काम से हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि ऑपरेशन आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है और काफ़ी हद तक उन्हें कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कहा कि जिस बिल्डिंग में दहशतगर्द मौजूद है वहाँ तक रसाई हो चुकी है और उन्होंने हलाकत के हवाले से तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की हलाकत हुई है, लेकिन तादाद बताने से उन्होंने गुरेज किया और जबकि ये बताया कि अब तक 23 जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें एक रेंजर्स का एहलकार है और बाकी 13 शहीद हो चुके हैं, जिसमें से एक रेंजर्स का एहलकार है और बाकी पाक बहरिया के जवान हैं जो शहीद हुए। उन्होंने कहा, बताइए सलाउद्दीन, कोई ये तस्दीक हुई है कि हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, गिरफ्तारियों से मुताल्लिक और अगर दहशतगर्द मारे गए हैं तो उनकी तादाद से मुताल्लिक कुछ बताया जा रहा है नेवी की जानिब से? देखिए फैजुल्ला, इतला हमें जो मिल रही हैं कुछ दहशतगर्दों को उन्होंने गिरफ़्तार किया है, लेकिन इस हवाले से वो गुरेज कर रहे हैं और उनकी हलाकतों के हवाले से भी पाक बहरिया के एहलकार गुरेज कर रहे हैं। लेकिन हमें जो इतलात मौसूल हुई हैं दहशतगर्द की बड़ी तादाद भी जो है वो इसमें हलाक हुए हैं। देखिए, ये सलाउद्दीन से हमारी बात हुई। जो इस वक्त यहाँ सूरत हाल है उसके मुताबिक ज़राए इस बात की रात से ही तस्दीक कर रहे थे कि कुछ हमलावरों को हिरासत में लिया गया है और अब उनके मारे जाने की इत्तलात की भी नेवी हुक्काम की जानिब से तस्दीक की गई है, लेकिन दहशतगर्दों की तादाद जो मारी गई है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अपने आखिरी मराहिल में है और अब ये इसके बाद जो ये स्टेटमेंट आई है उसके बाद ये तवक्को है कि कुछ देर के बाद शायद इसे मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया जाएगा और उसके बाद बाकायदा जो है मुकम्मल इसकी तफसीलात जारी की जाएंगी। सही। अच्छा फैज, चूँकि इस वक्त आप PNS महरान बेस के बाहर ही मौजूद हैं और अभी आप बता रहे थे कि एम्बुलेंसेज जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन PNS महरान बेस से निकलती हैं और हॉस्पिटल की जानिब जाती हैं। एक तो ये बताइएगा कि करीब तरीन हॉस्पिटल वहाँ पर जो कौन सा है और हॉस्पिटल के अंदर क्या सूरत हाल है, वहाँ से कुछ मालूमात हासिल? अब एक इमारत में महसूस है। रही बात दहशतगर्दों की तादाद की तो इस बारे में मुतज़ाद इत्तलात हैं। बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक उनकी तादाद 10 था 15 है। दहशतगर्द दस्ती बमों, RPG और गनों से लेस हैं। दहशतगर्दों ने बहरिया के 2 P-3C ओरियन तैयारों को नुकसान पहुंचाया है।
इतलात के मुताबिक दहशतगर्द इमारत के एक हिस्से में महसूर हैं। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक कमांडोज और मेरीन्स ने दहशतगर्दों का मुहासरा कर रखा है। आज सुबह फजर के बाद तकरीबन 1 दर्जन धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। एक हेलीकॉप्टर ने 70 मिनट तक परवाज की है। हेलीकॉप्टर ने काफी नीचे परवाज भी की और बिलाकर बहिफाजत लैंड करवा लिया गया है। वक्फे वक्फे से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। मुमताज समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी ने दहशतगर्दों से हथियार डालने की भी अपील की है। बरतानवी खबर रसा इदारे ने दावा किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नेवल बेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पाक बहरिया के महकमा ताल्लुकात आमा के सरबराह कमोडोर इरफानुल हक ने बताया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है और बहुत जल्द उन पर काबू पा लेंगे। आज न्यूज़ से बातचीत करते हुए इरफानुल हक ने कहा कि पाक बहरिया के कमांडोज और मेरीन्स ने दहशतगर्दों का मुहासरा कर लिया है, लेकिन एहतियात से काम लिया जा रहा है। इस एहतियात का मकसद तमाम अफराद और असासजात को महफूज बनाना है। इरफानुल हक ने बताया कि जख्मियों में नेवी के 11 और रेंजर्स के 3 एहलकार शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसी गैर मुल्की को यरगमाल नहीं बनाया गया और अब सब अपनी रिहाइशगाहों में महफूज हैं। इससे पहले नेवी के तर्जुमान नसीम कमांडर सलमान ने बताया था कि दहशतगर्द RPG दस्ती बमों और गनों से लैस हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नोमान बशीर ने आज वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से बातचीत की है और बताया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई दुरुस्त सिमत में जारी है। उन्होंने तवक्को जाहिर की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। जी, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाक बहरिया की तनसीबात पर हमले भी इस पूरे वाक़े में, इस पूरे ऑपरेशन में जामे शहादत नोश कर चुके हैं और कुछ बातें ये कही जा रही हैं कि 4 से 6 टेररिस्ट को जो है वो हलाक किया गया है, जबकि कुछ को जिंदा भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये तमाम खबरों में कन्फर्मेशन अभी होना बाकी है, जिसके लिए बेताबी से वफाकी वज़ीर दाखिला या कोई जॉइंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी प्रेस रिलीज़ और एलामिया का इंतज़ार किया जा रहा है। जहाँ तक शहर की सूरत हाल और सराउंडिंग्स की बात है तो यहाँ पर मामूल के मुताबिक ज़िंदगी जो है रमा दमा है और इस पूरे PNS मेहरान में अंदर जो ये मामला हैं। अभी भी मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि बताते चलें कि जिस तरीके से ये इनखला हो रहा है और पाकिस्तान आर्मी के ट्रूप्स वापस आ रहे हैं और ये PNS मेहरान से गाड़ियों की एक मूवमेंट जो है मुसलसल वापस आ रही है, तो ये कुछ ऐसे ज़राए हैं जिससे ये क़यास आराई की जा रही है कि इस ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया गया है। दोपहर 12 बजे के बाद से यहाँ पर मुकम्मल खामोशी है और एक लिहाज से सुकूत तारी है। ज़्यादा कशीदा थे और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब सिविलियंस की भी एक तादाद वहाँ पर मौजूद नजर आ रही है। इसका मतलब है कि कंट्रोल में है सिचुएशन पूरी जो है अब। जी, जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ कि ज़राए के हवाले से तो यही बात कही जा रही है, लेकिन ऑफिशियली इस बात को थोड़ा सा इंतज़ार का कहा जा रहा है कि वेट एंड सी और थोड़ा सा जब तक ऑफिशियली बात ना आए इसको ना कहा जाए। लेकिन जो आसार और जो इस तरह के शवाहिद मिले हैं उसमें ये चीज़ महसूस होती है कि यहाँ से बड़ी तादाद में जो है एक इनखला भी शुरू हुआ है, कॉन्वाइस का, आर्मी की कॉन्वाइस का, रेंजर्स भी यहाँ से इनखला हुआ है, जबकि हाई ऑफिशल्स की कुछ जो डिग्नेटरीज गवर्नमेंट के आए थे वो भी यहाँ से वापसी जाते हुए यहाँ से निकले हैं। तो इन सारी चीज़ों में आसार तो ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली गई है, लेकिन जो है इस बारे में ऑफिशियली स्टेटमेंट का मुकम्मल इंतज़ार है और यहाँ पे मुकम्मल इंतज़ार किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बारे में कौम को एतमाद में लिया जाए और बताया जाए कि ऑफिशियल हवाले से कि क्या जो है अब तक की सारी अपडेट्स और अचीवमेंट्स हैं। अच्छा जुबैरुद्दीन, अंदर से आपके पास आपके ज़राए से या पाकिस्तान नेवी के हवाले से कोई खबर आप तक पहुँची हो कि अंदर इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और एडमिरल नोमान बशीर मौजूद हैं? क्या उन्हें ब्रीफिंग दी गई है, ब्रीफिंग मुकम्मल हो गई है या इस वक्त अंदर क्या माहौल है? देखिए, इस हवाले से अगर मैं ज़राए के हवाले से बात करूं तो यकीनन हमारे ज़राए हमें ये कहते हैं कि एडमिरल नुमान बशीर और वफाकी वज़ीर दाखिला को इस पूरी सूरत हाल के बारे में न सिर्फ ब्रीफ किया गया है, बल्कि मैं आपको देखूँ एक रेंजर्स का एहलकार अभी हाथ उठाते हुए और ये इस तरह का भी इजहार कर रहा है कि जिस तरीके से बिल्कुल सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया, आप कैमरे में ये देख सकते हैं। और इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला एडमिरल नुमान बशीर को बाकायदा तौर पर पूरा ब्रीफ भी कराया गया है, जबकि उन्होंने एरियल व्यू से भी शायद इसका जो है खुद मुशाहिदा किया है। तो ये बात तो कही जा रही है, लेकिन ऑफिशियली जिस तरह मैंने आपको कहा कि उसका इंतजार किया जा रहा है कि इसमें सारी बातें, ताकि क़यास आराई जो दहशतगर्दों के मुताल्लिक की जा रही है, कहीं कहा जा रहा है कि जी 6 दहशतगर्द हलाक हुए, कहीं 4 की फिगर दी जा रही है और कहीं कहा जा रहा है कि जिंदा भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये सारी सूरत हाल पूरी वाज़े होने के लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कि जहाँ हमने इतनी तवील घड़ियाँ इंतजार की हैं, एक ऑफिशियली तरीके से एक मैसेज पूरी दुनिया में वो जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में जद्दोजहद कर रहा है और पूरी कौम उसकी शाना बशाना है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि एक ट्रूप्स की बहुत बड़ी तादाद एक दफ़ा फिर मूवमेंट शुरू हुई है। आइए देखते हैं कि इस हवाले से क्या
क्या बात है। हम और कहा जा रहा है कि शायद वफाकी वज़ीर दाखिला भी इससे बात करें, तो शायद मैं आपसे माजरत चाहूँ कि अगर इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला यहाँ उतर रहे हैं तो शायद वो बात करें कि ट्रूप्स और ये इन लोगों की रवानगी का भी सिलसिला जारी है। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि हमने भी देखा कि वो रेंजर्स के एहलकार बाहर निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाकर निकले हैं, आप क्या समझते हैं कि किस वक्त तक कोई बाकायदा ऑफिशियल स्टेटमेंट किस जरिए से मीडिया तक पहुंचाई जाएगी? देखिए, इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला के हवाले से बारे में बात की जा रही है और उन्होंने खुद इस बात की कमिट भी किया था कि वो बताएंगे। अब हो सकता है कि ये वेन्यू इस लिहाज से थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिहाज से और जाहिर है हाई प्रोफाइल। खुशामदीद। नाज़रीन, कराची में वाक़ नेवल बेस PNS मेहरान पर पाक बहरिया के कमांडोज और रेंजर्स का दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो गया है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ऑपरेशन तकरीबन 14 घंटे तक जारी रहा। PNS मेहरान हमले के शहदा की तादाद अब तक की इत्तलात के मुताबिक 13 हो गई है, जिनमें पाक बहरिया के 11 और रेंजर्स के 2 एहलकार शामिल हैं, जबकि 14 अफराद जख्मी भी हुए हैं जिन्हें PNS शिफा मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 7 को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इमारत से 2 खुदकुश जैकेट्स भी कब्जे में ली गई हैं। ज़राए का ये कहना है कि पाक बहरिया के आला हुकाम वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, CCPO कराची, IG सिंध समेत दीगर आला हुकाम को ब्रीफिंग के बाद मीडिया को ऑपरेशन के मुतालिक तफसीलात फराहम की जाएंगी। दहशत गर्दों के हमले में पाक बहरिया के 2 P3C ओरियन तैयारे भी तबाह हुए हैं। SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के खुसूसी दस्तों ने भी इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि पाक बहरिया के तर्जमान का यह कहना है कि दहशत गर्दों को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन को तूल दिया गया और ऑपरेशन का दौरानिया बढ़ाया गया। दहशत गर्दों की तादाद तकरीबन 20 से 22 के दरमियान बताई जा रही है। ऑपरेशन के दौरान पाक फिजाइया और पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने फिजाई निगरानी भी की। कराची में PNS मेहरान पर दहशत गर्दों के हमले में शहीद होने वाले और ये टेररिस्ट तालिबान जालमान किराए के कातिल, इसको किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये मैंने कल भी बात की थी कि ये किसी के हाथ में खेल रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इनोसेंट बेचारे जो वहाँ पे बेस पे लोग मौजूद थे या हमारे इतने मायानाज लोग जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको शहीद करने से उनको क्या मिला? नुकसान पाकिस्तान को है। सबसे पहले बेहतर मैं इसकी तफसीलात बताऊँ। आई वुड लाइक टू पे ट्रिब्यूट टू लेफ्टिनेंट यासा, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर बहुत से जहाज भी बचाए, एसेट्स भी बचाई और बहुत से जो हमारे दूसरे वहाँ पे ऑफिशियल्स और जो सिविलियन थे उनको बचाया। बेसिकली इसकी मैं तफसील इस तरह अर्ज करूँगा कि अगर एयरपोर्ट को मैं इस तरह डिवाइड करूँ फैसल बेस को, कि पहला एक स्लैब जो है टारमेक 4 तक ये एयरफोर्स के पास है। बीच का एरिया जो है मेहरान जो कि नेवी के पास है और नेवी के बाद फिर एयरफोर्स के पास है। अभी जब ऑपरेशन जारी थी तो नेवल चीफ भी पहुंचे थे। मैं नेवल चीफ विद जो हमारी फोर्सेस काम कर रही उनके साथ हम खुद हर जगह को, हर स्पॉट को हमने खुद देखा है। तो इन्होंने 2 सीढ़ियाँ इस्तेमाल की, एक उस तरफ से और एक अंदर के लिए, और उसमें से लोग अंदर आए और कैमरा एक जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, इसी पोजीशन में राइट पे है, जहां से दीवार को बेंड बनता है अबाउट 25 डिग्री का, वहां से ये क्रॉस करके अंदर आए और उसके जो फुटप्रिंट्स हैं हमारे पास मौजूद हैं। जब ये टेररिस्ट आगे आए हैं तो उन्होंने अपने हाइड आउट्स लेके जो जहाज खड़े थे इसी तरह इधर, सेकंड एंड थर्ड, इन्होंने पहला जो है जब फायर किया है टेररिस्ट ने, उस वक्त जो रिस्पॉन्ड फोर्स है यानी रैपिड फोर्स जो है जिसको हेड कर रहे थे लेफ्टिनेंट यासर जो शहीद हुए हैं, उन्होंने आके इंटरसेप्ट किया और आके फायरिंग की उनके ऊपर। तो उससे ये हुआ कि जो सेकंड था और थर्ड था वो एक्ट नहीं कर सके। तो वो जहाज़ जो सामने थे वो जहाज़ जो हैं वो बच गए। मेरे पास तस्वीरें मेरी अपनी ब्लैकबेरी में पड़ी हुई हैं और जो इसको वीडियो पूरी बनाई है हमारी विजिट की, वो लेटर आना इंशाल्लाह आपको किसी वक्त हम वो रिलीज़ भी कर देंगे। जब ये फेज़ का पहला फेज़ था, फिर नेवी के अपने रेंजर्स के जो रेंजर्स उनको असिस्ट कर रही थी,
लीड जो थी वो नेवी कर रही थी, उन्होंने कुछ जहाज जो उनकी डोमेन में आ सकते थे, रेंज में आ सकते थे, उनको फिजिकली टो करके उनकी रेंज से बाहर निकाला। तो ये एक कारनामा है नेवल जो कमांडोज हैं। आई मस्ट पे गुड ट्रिब्यूट टू देम। जब मैं इनका जिक्र कर रहा हूँ तो कल जब रात को मेरी बात प्रेसिडेंट साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे हुक्म दिया कि आप वहाँ पहुँचें, तो जो डीजी नेवी के जो इंटेलिजेंस के हेड हैं, ही ट्रेवल्ड विद मी। आपको याद है 4 बजे हम पहुँचे थे और ये 4:30 बजे हमने ऑपरेशन शुरू की थी, और उससे पहले जितना प्लान था वो सारा तैयार हो चुका था। और ड्यूरिंग होल डे सुबह से लगे हुए थे, और मुझे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब ने कम से कम मतलब दोनों तरफ से 6-7 दफ़ा कॉल किया और बराबर उसकी प्रोग्रेस ले रहे थे जो हम उनको कन्वे कर रहे थे। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ात कश्मीर में एक फंक्शन में थे और उन्होंने वहाँ से भी इसको कांटेक्ट करके डायरेक्शन में दी, जिन चीज़ों की एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक की जरूरत थी वो भी प्रोवाइड किए। तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से कि कल 24 घंटे में आपकी इंटायर लीडरशिप, सिविल लीडरशिप और आपके फोर्सेस के लोग हैं, दे वर ऑल वेक टिल सच टाइम कि इससे हमने जो रिकवरी भी की और बंदों को भी मारा वहाँ पे। और एक जो मेन चीज़ मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये एक बड़ा वेल कोऑर्डिनेटेड एक ऑपरेशन था बिटवीन द रेंजर्स, पुलिस एंड द नेवी। इसमें एक हमारे डीएसपी हैं रजाक पुलिस के, जब मैं गया हूँ उस वक्त की बात है ये, इन्होंने एक टेररिस्ट को झाड़ी में देखा बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे, और वहाँ पे इसको कहा कि थोड़ा वेट कर ले पेशतर कि वो अपना रिएक्शन देता। उसने एक रेंजर वाले बंदे को हमारे को शहीद किया, और वो डीएसपी शायद मेरे पास खड़े होंगे, मैंने बुलवाया था उनको। ही फायर्ड हिम फ्रॉम द क्लोज रेंज, और उसकी तस्वीर भी मेरे पास है। मेरी देना जरा ब्लैकबेरी से, ब्लैकबेरी दे दी, मैं आपको तस्वीर भी दिखाता, मैं ईमेल भी कर देता हूँ बड़े वाली। हाँ जी, इसमें हो सकता है अगर मुझे कोई एड्रेस दे दें तो जो तस्वीरें मैं ले सका हूँ टेररिस्ट की, वो मैंने इसमें आपको देना चाहता था। लेकिन यह है कि अगर आप कोई मुझे एड्रेस दे दें तो ईमेल का एड्रेस, तो मैं उसमें आपको ये दे सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ अभी दिखाता हूँ, जूम कर लेता हूँ। What I mean to say कि ये मैं इसको ईमेल कर दिया, अपने पीआरओ को ईमेल कर दिया, आपके सारी चैनल्स में आ जाएगी ये। कितने आराम से एक मिनट, मैं आपको सबका सवालों का जवाब देता हूँ, पहले मुझे आपको ब्रीफ कर लें, ठीक है? आप एक को क्लोज कर लें, बाकी को दे दें। आप क्लोज करा लें और सबको दे दीजिए। वो डार्क हो गया चांद नवा। अच्छा जी, प्लीज, ठीक है, थैंक यू जी। आपको ईमेल हो जाएगी। इसके अलावा और भी एक जो वीडियो बनी है अंदर, जो नेवल चीफ मेरी और कितनी ऑपरेशन हुई है, वो हम इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली दे देंगे। पीछे ये टोटल जो इस वक्त हमारे लोग शहीद हुए हैं वो 15 है। उसमें एक ऑफिसर शहीद यासर, लेफ्टिनेंट 3 फायरमैन, और इनकी बहुत बहादुरी थी। गोलियां चल रही थी, वो लेके आगे गए हैं, और वो एक जहाज भी उन्होंने आग बुझा दी थी, लेकिन जब वो उसकी आग पहुंची है टैंक के साथ, तो टैंक जो है वो फटा, तो उसकी वजह से दूसरा जहाज जो है वो जनी ज़ाया हुआ। और 3 इसमें एसएसजी के ऑफिसर्स हैं नेवी के, और एक सेलर है और 2 रेंजर्स हैं। और इसमें जो ऑफिसर शहीद हुआ है, मैंने रिकमेंड किया प्राइम मिनिस्टर साहब को कि उन्हें इस्तारा बसालत दिया जाए, और जो रेंजर्स के हमारे शहीद हुए हैं उनको इस्तारा शुजात इंशाल्लाह हम रिकमेंड कर रहे हैं। और क्योंकि ये कौम के हीरो हैं, मैं समझता हूँ जिस कौम में ऐसे निडर, गयूर, बहादुर नौजवान हों, उस कौम को कुछ कस नहीं दे सकता। मैं आ रहा जी, आ गया। ठीक है, अच्छा देखें जी, ये टोटल देखें 3, 6, 3, 9 और ये 10 है। सॉरी, जो टोटल जो शहीद हुए हैं वो 15 जख्मी, जो 15 जख्मी हुए हैं 3 फायरमैन हैं
और एफएसजी के 7 अफसर हैं और रेंजर्स के 2 हैं और जो मेहरान के जो सिविलियन हैं जो उस पे पोस्टेड थे प्लीज, जो सिविलियन हैं जो उस पे पोस्टेड थे प्लीज, 3 वो हैं जी। तो टोटल जो शहीद 10 और 15 जख्मी हुए हैं और 17 फॉरेनर्स थे वहां पे, 17 और ये बिल्कुल गलत खबर चली थी कि कोई होस्टेज बना लिए गए हैं या उसमें कुछ लोगों को उन्होंने साथ ले लिया है। बिल्कुल गलत खबर थी। जब ये हम पहुंचे हैं और जब हम इस्लामाबाद से कर रहे थे, नेवल इंटेलिजेंस और रेंजर्स जो हैं उन्होंने सबसे अच्छा जो काम ये किया कि जितने फॉरेनर्स थे उनको गाड़ियों में बिठा के मूव किया और जब फायरिंग कर रहे थे टेररिस्ट उनकी फायरिंग से निकाल के उनको ले गए। इनमें 11 चाइनीज थे। उन जहाज़ों को जो ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ पे जो हमने खरीदे हुए हैं, ये जो सर्वेलेंस के प्लेन थे उनकी ट्रेनिंग के लिए थे। तो थैंक गॉड के जो हमारे मेहमान थे यहाँ पे वो सब खैरियत से हैं और अफवाहसाजी जो हुई वो बिल्कुल गलत थी। दूसरी बात यह है कि जी बता रहा मैं, दहशतगर्द की जो तादाद इस वक्त तक कन्फर्म्ड है, जो 2 मैंने अभी दिए हैं डेड बॉडीज तस्वीर, 2 जो टारमेक के राइट अपोजिट डेड बॉडीज जो हैं और एक सुसाइड जैकेट मिली और एक जो क्रॉस करके अपोजिट साइड में बिल्डिंग में चला गया था स्ट्रांग रूम में, वहां पे उसने आपको ब्लो किया है और हमें शक यह है कि चौथा बंदा भी डेबरी में है। तो जिसने सुसाइड बमिंग की उसका होता है वो हमें मिल गया है और जो इसमें एलीट फोर्स का ऑफिसर हैं जिन्होंने ये पूरी ऑपरेशन को लीड किया, वेरी करेजस ऑफिसर, ही वेंट टू द सेम रूम और दीवार से उसने उसको आवाज़ दी कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, आप बाहर निकलो। तो उसने कहा मुझे पता है, तो दैट मीन्स ही स्पीकिंग उर्दू। आप इनकी शक्ल जो है आप कुछ भी कह सकते हैं लेकिन दे आर फेयर पीपल विद शार्प फीचर्स, लेकिन इंशाल्लाह कल तक हमें उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे कि वो उनकी एथनिसिटी कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि कुछ के जो फिंगर्स हैं जी 4 थे जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ 3 तो कंफर्म हमारे पास डेड बॉडीज है ना, एक का हमारे पास चेहरा है और 2 की कंप्लीट डेड बॉडीज हैं और चौथा जो है, क्योंकि जो लोग वहाँ पे आई विटनेसेस हैं वो ये बताते हैं कि जो बिल्डिंग में उन्होंने महसूस किया चांपों की आवाज़ से भी और वैसे भी कि ये 2 बंदे थे और जाहिर है ये पेयर में होते हैं, नॉर्मली इनका ये होता है। तो ये हमें शक है कि अच्छा वहाँ पे अभी तक लाइव ग्रेनेड पड़े हुए हैं और जो जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं जब इसको उसने मतलब पॉइंट गन किया उसके ऊपर तो उसका ऑलरेडी जो हाथ है अगर आप देखेंगे तो वो ट्रिगर से थोड़ा इतने फासले पे है। तो ही वांटेड टू ब्लो हिमसेल्फ, उसकी सुसाइड जैकेट है, अभी भी लाइव है सुसाइड जैकेट, उसको हमने भी टच नहीं करने दिया क्योंकि डेंजरस है। वी हैव सेंड आवर एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट्स और जो बिल्डिंग इस वक्त थोड़ी क्लैप्स हुई है जिसमें ये सुसाइड बॉम्बर ने अपने आप को फोड़ा है, वहाँ भी हम समझते हैं, जो ग्रेनेड तो साफ नज़र आ रहे हैं लेकिन हम समझते हैं कि वहाँ पे और भी कोई एक्सप्लोसिव हो सकता है। इसलिए जो फर्स्ट फेज ऑफ द ऑपरेशन इज़ ओवर एंड द ऑपरेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली। जो इसकी कंटिन्यूटी है यानी कि जो बुशेज वगैरह हैं बिफोर सनसेट इंशाल्लाह उसको हम पूरा कॉमिंग कर लेंगे। रही बात इसकी सिक्योरिटी, कल लोगों ने क्वेश्चन किया कि जी सिक्योरिटी लैब से ऐसी बात है, देखिए वहाँ कैमरा भी है और पिछली साइड जो है मलीर नदी है और मलीर नदी से ये जो दीवार है पक्की दीवार है उसके ऊपर जो है वो बॉब वायर है वो उन्होंने काटी है, वो भी हमें जो है कटर भी मिल गया है। तो बेसिकली ये एक माइंड सेट है और ये भी सोचें कि इतना बड़ा रनवे है, मेरा ख्याल है एक इंच हिफाजत करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी जो इंक्वायरी ऑर्डर किया प्रेसिडेंट साहब ने कि टू लुक इनटू दी इफ देयर वाज एनी लैप्स दैट्स बीइंग डन। और मेरी अभी नेवल चीफ से आने से पहले जो मैं निकला हूँ उनसे बड़ी डिटेल से बात हुई है। आई वुड लाइक टू रियली अप्रिशिएट ऑन रिकॉर्ड द एफर्ट, द प्रोफेशनलिज्म ऑफ नेवी इन दिस पर्टिकुलर मैटर और इसमें जो रेंजर्स की सर्विसेज हैं दे मस्ट बी अप्रिशिएटेड क्योंकि उनके बगैर भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि पूरी की पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स उन्होंने दी है। तो फैसला ये हुआ है कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी ऑफ कोर्स लेड बाय द नेवी और उसमें जो मेंबर्स हैं फ्रॉम FIA, पुलिस,
और भी रेंजर्स से जितने भी हमारे इंटेलिजेंस यूनिट के या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कॉप्ट कर सकेंगे, और उनको कहा गया कि रिपोर्ट जितनी जल्द अज जल्द ये मुरतब कर सकें करके बताएं। और दूसरा ये भी कहा गया कि जितने भी हमारे दूसरी इंस्टॉलेशंस हैं जहां ये ख़तरा हो सकता है, सारी की सारी सिक्योरिटी को रिविज़िट करें। इसके एंड में ये अर्ज़ करूँगा कि आपके सामने है ओसामा की मौत के बाद उन्होंने मीटिंग की वज़ीरिस्तान में, और वज़ीरिस्तान में उन्होंने बैठ के फैसला किया कि जितनी भी आर्मी और जितनी भी डिफेंस फोर्सेस की इंस्टॉलेशन पे हमला किया जाएगा, जो यहाँ पे इंस्टॉलेशन है बड़ी बड़ी उन पे हमला किया जाएगा, और कुछ VIPs के और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स के नाम भी सामने आए जिन पे वो हमला करना चाहते हैं। तो एक बड़ा प्री प्लान्ड एक सेटअप एक ऑपरेशन उन्होंने डाली है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में कुछ और भी कर सकते हैं। इसलिए जितने भी हमारे बड़े शहर हैं सब में हाई अलर्ट दे दिया गया है और फोर्सेस को बता दिया कि दे शुड वर्क मोर। लेकिन एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँ कि ये माइंडसेट जो आपके सामने आ रहा है, अल-कायदा और वो TTP के जितने भी जालिम हैं, मुझे ये अफसोस होता है कि कुछ हमारे नादान दोस्त शायद ये समझते हैं कि उनके दोस्त हैं या साथी हैं, और जब भी कोई ऐसा हमला या कोई उनमें से मरता है तो उनके लिए फातिहा भी की जाती है, उनके लिए दुआएं भी की जाती हैं, उनको ये इम्प्रेशन दिया जाता है कि शायद हम आपके साथी हैं। देखें, दुश्मन हुआ कहीं से भी आए, पाकिस्तान का जो दुश्मन है हर एक का दुश्मन है, क्योंकि आज तक आप मुझे बताएं कि जितने बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, वो मैरियट हो या JHU का वाकया हो या ये हो, किसने क्लेम किया है? TTP ने, अल-कायदा ने। तो मैं ये समझता हूँ, पूरी कौम से मेरी अपील है कि खुदा के लिए ये देखें कि हमारा दुश्मन कौन है। सिर्फ सियासत चमकाने के लिए, बयान देने के लिए और TV पे स्क्रीन में आने के लिए और अखबारों की फ्रंट हेडलाइन लेने के लिए खुदा के लिए ऐसी बात ना करें। लेट्स शो टू द वर्ल्ड, लेट्स शो टू आवर एनिमीज दैट वी स्टैंड यूनाइटेड इन वन वॉइस, एंड दैट वॉइस इज दैट वी हैव टू सेव पाकिस्तान। मैंने आपसे 6 महीने पहले अर्ज किया था कि मुश्किल वक्त है हमारे पे, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस आ रही है कि ये तालिबान, ये जालिमान किसी के लिए काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया से हम्बल कि प्लीज, जैसे आप पहले बहुत साथ दिया आपने गवर्नमेंट का, आप भी एक जहाद कर रहे हैं। आज मैंने आपको बताऊं क्यों चेंज किया वहां से पोजीशन। मुझे जब मैं आने वाला था तो मुझे बताया गया कि 2 सुसाइड बॉम्बर गेट पे पहुंच चुके हैं, तो मैंने कहा कि मैं जाता हूं बिना लें। दैट्स वाई मैंने वेन्यू चेंज करवाया। तो आप ये अंदाजा करें, ये आपके भी दुश्मन है, ये हर एक के दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन हमारे दुश्मन है। मैं सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की, उनसे पुरजोर अपील करूंगा कि फॉर गॉड सेक कम फॉरवर्ड विद वन वॉइस। ये ना वक्त धरनों का है, ना ये वक्त क्रिटिसाइज करने का है। जब किसी घर पे दुश्मन हमला करता है तो सबको इकट्ठे होना चाहिए। और मैं ये अपील करता हूं पूरी कौम से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, मीडिया से, लेट्स से विद वन वॉइस दैट वी हैव टू सेव पाकिस्तान। देयर इज नो ऑप्शन, आई टेल यू, क्योंकि जो दुश्मन इसको चले हुए हैं, जो अपनी कार्रवाइयां दिखा रहे हैं, उनको हमने फेस करना है। और फेस करने का एक ही तरीका है कि हमारे पास एक ही वॉइस होनी चाहिए, एक ही वॉइस होनी चाहिए कि तालिबान पाकिस्तान के दुश्मन है, अल-कायदा पाकिस्तान का दुश्मन है, इनको सबको मिलकर हमने निपटना है। इधर से करते हैं सबके जस्ट लेट मी रेगुलेटेड प्लीज, लेट मी, मैं सबका सवालों को दूंगा ना, गो बैक, मैं सबको इस तरह से लूंगा, सारे सवालों को जवाब दे के जाऊंगा, बट लेट देयर बी अ डिसिप्लिन। प्लीज नो नाइस, कितने लोग देखिए जी, मैंने बड़ा वाजिया कर दिया है कि कोई बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ, सारे मार दिए गए हैं, और कोई किसी किस्म का पंजाब का जिक्र नहीं आया, किसी किस्म की कोई ऐसी नहीं अफवाह का जिक्र ना करें। तहरीक तालिबान ने इसका जो है वो क्लेम कर लिया कि उन्होंने किया है, लेकिन हम इसकी डिटेल में जाएंगे क्योंकि कुछ एविडेंस हमें मिली हैं, उस एविडेंस को हम इंशाल्लाह फर्दर लेके जाएंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, एंड आई एश्योर यू कि जो भी रिजल्ट्स होंगे वो कौम की अमानत है, इंशाल्लाह वो कौम को कन्वे किए जाएंगे। मैं सबसे नहीं बराली नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इन्फॉर्मेशन देना एक अलग बात है, सिक्योरिटी लैब से एक डिफरेंट चीज़ है।
जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं स्पेसिफिक नहीं होती है। मिसाल के तौर पे अगर उनकी मीटिंग हुई है या कोई इंटरसेप्ट, रेडियो का इंटरसेप्ट मिला, उसे मैं कहेंगे ये कोई कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक जगह नहीं होती है। मैं ये कहता हूँ आपको कि आपकी इंटेलिजेंस भी लिमिटेड है, आपके फोर्सेस भी लिमिटेड हैं। मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा पाकिस्तान है, क्या हर गज पे पुलिस का अफसर या इंटेलिजेंस का लगा सकते हैं? मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई लैप्स है वी लुक इनटू इट, लेकिन मेन चीज़ है माइंडसेट। जो माइंडसेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना रही है, उसको ख़त्म करना हमारा अपना काम है। अगर उसका साथ नहीं दिया जाता और अच्छे तालिबान नहीं कहा जाता, मैं उन लोगों को भी सामने लाना चाहता हूं आपके कि जब मालाकंड स्वात में ऑपरेशन कर रहे थे और आपके प्रेसिडेंट, आपके प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था दैट विल डू द ऑपरेशन, और कुछ हमारे कुछ पॉलिटिशियंस ने कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, तालिबान बहुत अच्छे लोग हैं। मैं उनसे सवाल करता हूं कि ये अच्छे लोगों का काम है क्या? ये मुल्क की असद को जो तबाह कर रहे हैं ये अच्छे लोग कर रहे हैं? और अभी भी कुछ दबी आवाज़ों में भी आता है, खुली आवाज़ों में भी होता है, यहाँ तक कि असेंबली में भी कुछ लोग हाथ उठा लेते हैं उनकी दुआओं के लिए। ये हमारे कातिल हैं, हमारे बच्चों के कातिल हैं, आने वाली नस्लों के कातिल हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक मिनट। मुल्ला उमर की हलाकत के हवाले से अफगान टेलीविजन की खबर सुबह से चल रही है क्या, और कोयटा बलूचिस्तान के हवाले से? मैं अच्छा ही होता अगर आप इसके मतलब सवाल करते हैं। मैं ये बताएं कि अगर कोई खबर अफगान टीवी ने अपने अफगानी तालिब के मतलब बात की है और नेटो फोर्सेस ने किया है, तो ये क्वेश्चन उन्हीं को बनता है। ना हमारे यहाँ कोई नेटो को कोई एक्शन हुआ है, ना जो उमर है उसको यहाँ को हमें कोई साइन मिले हैं। देयरफॉर बेस्ट दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय द अफगान अथॉरिटीज, बट एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन गोज, तालिबान हैज आल्सो डिक्लाइन के नहीं हुआ, और इवन अफगान इंटेलिजेंस हैज आल्सो डिक्लेयर्ड कि ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह ये सुबह अफवाह चली थी, बड़ी कोई आई थिंक मैनेज किस्म की थी। आप मुझे इधर आ जाए, मैं इधर से आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, मुझे पता है बहुत स्मार्ट है, लेकिन मुझे मलिक साहब, आप ये जो रात से जो सवाल अहम जो लोगों के दरमियान है वो ये है कि दहशतगर्द टोटल कितने थे, फरार कोई हुआ है इनमें या नहीं, क्योंकि टोटल नहीं बता रहे आप अभी तक। मैं आपको पता कल 10 बजे से अभी तक मैं भी ऑपरेशन एरिया से आ रहा हूँ। मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन ये बता रहा हूँ कि 3 बंदों की जो लाशें हैं मैं कंफर्म कर रहा हूँ। चौथा बंदा एक्सपेक्टेड है कि वो डेबरी में होगा। 2 बंदों को भागते हुए देखा गया जब जो लेफ्टिनेंट यासर की पूरी टीम ने, रैपिड फोर्स ने उन पर हमला किया है, उन पर फायरिंग की है। 2 बंदे पीछे को भागते हुए नजर आए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो सकता। हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, अगर कोई हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन कंफर्म हुई तो विल मेक इट पब्लिक। तो लेट अस से दे वर बिटवीन 4 to 6, 4 are confirmed, 3 are confirmed dead, 4th is likely to come up once the debris is cleared, 2 are suspected to have run away, but we will inshallah find them. हथियार कौन से थे? हथियार कौन? अच्छा देखिए आज मैं ये गुड क्वेश्चन। हथियार कौन? एक मिनट जी, देखें जी, उन्होंने RPG इस्तेमाल किए हैं, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए हैं, और उनके जो जहाँ से फायर हुए दोनों रिकवरी हो गई है। 2 थे रॉकेट लॉन्चर, और जो 2 जहाज़ों को लगाए हैं वो दोनों वही थे। अच्छा, एक जो है स्ट्रेट लगता है, एक जो दूसरे जहाज़ के नीचे लगता है, फिर एक उसको आगे जाके लगता है। तो इनके पास वो जो असला था जो लेके आए थे ठीक ठाक था, छोटे ग्रेनेड थे इनके पास लेकिन पावरफुल थे। उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं कि ये जो कहाँ के मेड थे, और उन्होंने LMG भी इस्तेमाल की हैं। तो बेसिकली उनके पास जो असला इस्तेमाल किया है वो हैवी वेपनरी थी, और ख़ास तौर पे जो रॉकेट लॉन्चर का टेररिस्ट के हाथ में होना, ये एक बहुत गौर तलब बात है। ये रॉकेट लॉन्चर वो चीज़ है जो कि एक आम, जो कोई भी किसी मुल्क का शहरी जो है वो नहीं ले सकता। वो असला विच इज़ मेंट फॉर द स्टेट्स, वो असला इनके हाथ कैसे आता है? तो ये साबित होता है कि इनको अभी तक कहीं से इनर्जाइज हो रहे हैं, कोई इनको दे रहा है। इसीलिए मैं बार बार यही अपने दोस्तों को, वो लोग जो अपनी सियासत की दुकान चमकाना चाहते हैं, उनके लिए ये वाकया जो है एक सही निशानदेही करेगा कि पाकिस्तान के दुश्मन किस हद तक जा रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहना चाहते हैं।
ये सारा जो कुछ कर रहे हैं हमारे दफा को कमज़ोर करने के लिए, हमारी फोर्सेस को कमज़ोर करने के लिए, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए आज एक आवाज़ की ज़रूरत है, वो है पाकिस्तान को बचाना है, वो हर सूरत बचाना है, और वो सिर्फ उस सूरत में बचा सकते हैं जब पूरी काम जो है मुतहद होगी। यार वो नाराज हो जाएंगे ना, बोल जगहों के ऊपर शादी हाल जो कायम किए गए हैं, ये भी एक बड़ी अहम चीज। जी आपका मैं मतलब समझ गया कि जो पीएफ बेस के अंदर एक शादी हाल है, कई जगहों पे के साथ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आज जो मेरी नेवल चीफ के साथ बात हुई, आई आल्सो स्पीक टू दी एयर चीफ कि ऑल दोज प्लेसेस जो हसास हैं वहाँ पे पब्लिक की एक्सेस जो है उसको कम किया जाए। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूँ कि टीवी में आप उनका पूरे का पूरा टारमेक देख सकते थे। मैं पीछे गया हूँ, सामने जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ से अगर कोई कैमरा आप कर लें नसर, तो आप पूरी एयरपोर्ट को वहाँ से जूम इन कर सकते हैं। मलिक साहब ये बताइएगा कि आप मलिक साहब जस्ट अच्छा चलो जी मैं बता दूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी, well let me tell you now what you have to see, what has been happening to your country for the last many years is because of war and terror। और ये तालिबान जो हैं ये आपके सामने हैं, इनका एक एजेंडा है, इनका अपना डिवाइस किया हुआ इस्लाम है। they want to introduce their way of living to you। तो इसमें फॉरेन पॉलिसी आपकी सामने है, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब ने, जैसे हमने अपने तल्लुकात चाइना के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ बढ़ाए हैं। आपने यूरोपियन यूनियन देखें आपका कितनी मदद कर रही है। आपकी चाइना की रिसेंट विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि ये जो तालिबान हैं ये आज से नहीं है, इनके मकासद हैं। और जब कोई होस्टाइल एलिमेंट्स काम करते हैं, फॉरेन पॉलिसी ठीक है आपकी मदद जरूर करेगी, बट दोज हु हैव डिसाइडेड टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, आप किसी किस्म की भी आप पॉलिसी ले आए, दे विल कंटिन्यू। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द माइंडसेट एंड एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल एंड विल कंटिन्यू टू टेक। दूसरा सवाल, लेट मी फिनिश द सेकंड क्वेश्चन। नाउ इफ यू सी, जो मैंने करीब से इनको देखा है, शक्लें इनकी फेयर हैं, शार्प फीचर हैं। तो मैं कहूँगी जैसे स्टार वार के करैक्टर्स होते हैं, ब्लैक कपड़े पहने हैं, बेल्ट लगाया हुआ है, नहीं दे वर इन ट्राउजर एंड शर्ट्स। मैं मर्ज कर रहा हूँ कि कपड़े उन्होंने गैर मुल्की टाइप पहने हुए थे, शलवार कमीज नहीं थी, मेरी बात सुन, दाढ़ियाँ छोटी छोटी दाढ़ियाँ थी और बिल्कुल शार्प फीचर हैं। जो मैंने तीनों को देखा है, तीनों के शार्प फीचर्स हैं। तीनों की दाढ़ियाँ जो हैं छोटी छोटी हैं, मे बी 1 इंच। यंग जो दो मैंने देखे हैं, दे शुड बी अराउंड 20 to 22, और जो थर्ड जो सुसाइड बम्बर था, ही माइट बी 25 ईयर्स। तो बेसिकली वो वेस्टर्न क्लोथ्स में थे और बिल्कुल जैसे स्टार वार मूवीज़ में एक फिगर आप देखते हैं ब्लैक कपड़ों की सारी, और पूरे के पूरे अपने आप को लेस किया हुआ था अपने सुसाइड जैकेट के साथ। जैसे मैंने आपको ये एक रिलीज़ किया है, मैंने एक तस्वीर आप जब देखेंगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये किस किस्म के फीचर्स हैं। बट जी मेरा यकीन कर माइंड कंप्यूटर का नहीं है, आई कैन नॉट से इट, बट आई से के दे वर फेयर, दे वर शार्प फीचर। आई नॉट लाइक टू नेम एंड आई वुड नॉट लाइक टू गिव दी माई असेसमेंट के वो किस इलाके के रहने वाले हैं। ओनली आई टेल वंस वी हैव run through the data, once we investigated, there are a number of leads which are going to be investigated, and so far we have investigated and we have recovered many such cases. We have resolved many cases and inshallah this will be also resolved. साहब ये बताइएगा, आपने खुद फरमाया कि 2 खुदकुश हमलावर की माइतलात थी, कैसे वजीर दाखिला है मीडिया की बड़ी तादाद को भी उनके रहमो करम पे छोड़ा है? और नहीं जी, मैंने सबसे पहले बात सुनो। देखें जी, ये इन्फॉर्मेशन थी और मैंने आपके लीडरों को फौरन फ़ोन किया कि डिस्पर्स हो जाए वहाँ से और लेट्स कम टू अ सेफ प्लेस। ये अगर मैं वहाँ जाता तो मेरी इररिस्पॉन्सिबिलिटी होती। मैं ये को अपनी बढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने जितने आपके खास लोग हैं मैंने फ़ोन कर कहा कि क्वाइटली डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि बाद में अगर सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे दूँगा। लेकिन टेररिस्ट अपनी एंट्री डाल सकते हैं भाई, वो यहाँ भी आ सकते हैं। अगर वो इतनी सेफ जगह पे जाएं तो वो एक गुरिल्ला एक्शन करते हैं। और सड़क पे शाहराए फैसल, नहीं मेरी बात सुने, शाहराए फैसल पे मेन रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मुझे इजाजत नहीं दी। उन्हें कहा जिस पर जो हालात हैं हो सकता है अभी झाड़ियों भी हैं,
लेट्स नॉट रिस्क आवर मीडिया टू दिस। मैं तो खुद अपनी जो ऑपरेशन फील्ड में साथ उनके साथ, वो तो लाइफ का तो अल्लाह के हाथ में, अगर ये होता तो मैं इस तरह शायद ना जॉब ही ना लेता। मैं एक चीज पे यकीन रखता हूँ कि जिस दिन अल्लाह के पास जाना है कोई नहीं रोक सकता। देयरफॉर प्लीज, एज ए मुस्लिम, आई हैव अ वेरी फर्म बिलीव द डे फॉर डेथ cannot be changed and your death protects। एक मिनट प्लीज मैडम, no please, no please madam, please, okay, I'll try to speak with you। Pardon? Well, the attackers, according to so far information, 3 we have confirmed they are dead। ARY Superstore नाविस खुसूसी प्रोग्राम में हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के बहरिया के नेवल बेस पर हुआ हमला और 10 घंटों से जायद, कुछ इत्तलात के मुताबिक 16 घंटों तक दहशतगर्द और पाक फौज दू बदू लड़ते रहे। नतीजतन 10 अफराद शहीद, 4 दहशतगर्द हलाक और 2 फरार होने में कामयाब हो गए। इनिशियल हम इस पर रिएक्शन ले रहे हैं। पहली मरतबा साबिक सदर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के साबिक सरबरा जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे साथ एक्सक्लूसिवली टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुशर्रफ साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। सबसे पहले मुझे बताइएगा आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था जब आपको ये इत्तला मिली कि पाकिस्तान की बहरिया के नेवल बेस पर अटैक हो गया है और दहशतगर्द अंदर पेनिट्रेट करने में भी कामयाब हो गए हैं, बल्कि कुछ तंसीबात को भी उन्होंने निशाना बना लिया। आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था इस पर मुशर्रफ साहब? बस शॉकिंग, बिल्कुल बहुत हैरानगी और बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही मुझे अफसोस हुआ है। इमीडिएट रिएक्शन यही था। ठीक है। अच्छा मुशर्रफ साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी रीसेंट हिस्ट्री है उसमें ये इस लिहाज से बिल्कुल पहला वाकया है कि जब दहशतगर्दों ने अंदर पेनिट्रेट करके ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज स्कोर करने की कोशिश नहीं की, या शायद वो भी की, लेकिन साथ साथ तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। डू यू एग्री विथ मी मुशर्रफ साहब? सही बात। तो मेरे ख्याल में उनके टारगेट जो है वो बहुत कीमती है, जो हमारी P3 ओरायन जहाज जो है, जो नेवी के पास है, और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ये मेरे ही जमाने में हम ही लोगों ने ये लिए थे, और ये बहुत ही अच्छा एक वेपन सिस्टम है और सर्विलेंस सिस्टम सबमरीन्स के खिलाफ। मेरे ख्याल में उनको टारगेट किया था क्योंकि ये एक्सप्लोसिव से उड़ाए गए। मुझे लग रहा है ये एक्सप्लोसिव, जो तस्वीरें मैं देख रहा हूँ उस तरीके से मुझे लगता है कि एक्सप्लोसिव से उड़ाए गए हैं, तो शायद एक्सप्लोसिव ये लोग लेकर आए होंगे प्रोबेबली। ये मैं सब अपनी ये टीवी से देखकर मैं गेस कर रहा हूँ, क्योंकि 2 हिस्सों में वो जहाज ऑलमोस्ट कटे हुए हैं, तो ये कोई गोलियों से नहीं होते हैं, ये एक्सप्लोसिव से हो जाता है। तो मुशर्रफ साहब, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? इस दफा दहशतगर्दों ने अपना टारगेट एक मुख्तलिफ क्यों चूज किया? वरना तो वो कोशिश करते हैं, जिस तरह GHQ वाला एपिसोड हुआ, अंदर गए, होस्टेज बनाया, कोशिश की ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारें, मनावा के अंदर घुसे, कोशिश की ज्यादा से। इस दफा इन्होंने ये क्यों कोशिश की कि इन तंसीबात को निशाना बनाएं? इसकी क्या सिग्निफिकेंस है आपके ख्याल में? कुछ यकीनन मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल में जो ओसामा बिन लादेन मारे गए हैं उससे कोई वायलेंट रिएक्शन तो एक एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, और हमें बहुत ज्यादा डिफेंसेस को हमें मोहतात रहना चाहिए था। इस किस्म के तंजीमात जो हैं, हसास तंजीमात जैसे आप कह रहे हैं, इन पे हमारी सिक्योरिटी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए थी, क्योंकि हमें समझना चाहिए था कि वो हिट बैक करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि आया कि इसमें देखना चाहिए कोई फॉरेन हैंड तो नहीं है, ये भी इसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि लोगों को मारने से, ये जो आप कह रहे हैं ये पहली दफा ऐसा हुआ है, इसमें वाकई में ये बहुत बड़ा एक सानिया है जिससे बहुत नेवी का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। सर, बाय फॉरेन हैंड यू मीन इंडियन हैंड? Well, I wouldn't like to specify. Certainly, ये इस किस्म की चीजें, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि ये रॉ और ISI हम दोनों एक दूसरे से मुकाबले में रहे हैं 1948 ऑनवर्ड्स, ये बंद होना चाहिए। ये मुझे मालूम है कि वो लोग पाकिस्तान में इंटरफियर करते हैं, तो इसलिए मैं प्रिज्यूम करता हूं अगर कोई है, ये हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसे वो बॉम्बे के बाद उन्होंने इमीडिएटली कह दिया था कि पाकिस्तान मुलव्वस है,
देखना चाहिए जरा कि कहीं वहां से तो नहीं कोई हाथ है। अच्छा, लेकिन अगर वहां से भी हाथ है तो आप इस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी कबूल भी की है, साथ में यह भी कहा है कि उसामा बिन लादेन के कत्ल का बदला है, साथ में यह भी कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हम ये करते रहेंगे चूंकि ये अपने ही लोगों को, उनके ख्याल में अपने ही बेगुनाह लोगों को वजीरिस्तान में निशाना बना रहे हैं। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो खुद जिम्मेदारी कबूल कर रही है। मुशर्रफ साहब नहीं, जिम्मेदारी तो कबूल कर ली है, लेकिन ये जब फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह करती हैं वो कोई खुद आकर थोड़ी करते हैं, वो तो करवाते हैं और वो देखते हैं कि कौन सी इंटरनली कौन सी एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है जिसको वो मिसयूज कर सकें। तो यहाँ ही उन्हें मालूम है कि टीटीपी जो है ये इस किस्म की चीजें कर रहे हैं तो उनको यूज किया जा सकता है, बल्कि ये टीटीपी को शायद हो सकता है बाद वक्त पता भी ना हो कौन यूज कर रहा है, कौन कैसे हो रहा है। तो ये इंटेलिजेंस तो बहुत ही एक डेंजरस चीज है जो दूसरों को इस्तेमाल करके इस किस्म की चीजें करवाई जाती हैं। लेकिन इस पे मैं ये भी कहूंगा कि बिल्कुल ये टीटीपी हो या जो कोई भी इदारे हैं, ये तालिबान अपने आप को कह रहे हैं, अलकायदा जो है, ये सब पाकिस्तान के दुश्मन है ना। ये इसमें क्लियर होना चाहिए, हमें एज अ कौम की हैसियत से हमें फैसला करना है कि भाई हम चाहते क्या हैं, क्या हम इस किस्म की कोई फ्यूचर में अपने पाकिस्तान में इनका निज़ाम चाहिए हमें, क्या हमें इस्लाम की इन्होंने हमें बताना है कि मुसलमान और इस्लाम क्या है। तो ये हमें एज अ नेशन हमें फैसला करना है और एज अ नेशन कौम के तौर पे हमें उठ के इनका सामना करना है और हमारे माहौल में, हमारी सोसाइटी में जो ये फैल रहे हैं कुछ, उसको उनको खत्म करना है, क्योंकि उन्हीं से ये सारी बातें होती हैं। ये इससे तो हमारी आंखें खुलनी चाहिए, पाकिस्तान की कौम की आंखें खुलनी चाहिए। ठीक है सर, ये बताइएगा 2 मई को इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कल 22 मई को सिक्योरिटी फेलियर, सिक्योरिटी लैप्स हुआ मुशर्रफ साहब, बहुत बड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ है, सही बात है। बहुत हैरानगी की बात है कि दूसरी दफा एक जो टेररिस्ट है उसने एक सक्सेसफुल कामयाबी दिखाई और सिक्योरिटी फोर्सेस की एक और नाकामी। ये बहुत हैरानगी है और बिल्कुल परेशान कुन बात है सिक्योरिटी फोर्सेस की। कह रहे हैं एक मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा अगर आप चाहें, ये क्योंकि मैं काफी टीवी पे देख रहा हूँ, लोग बातें कर रहे हैं और ये बहुत नॉन प्रोफेशनल तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि जी दीवारें कितनी ऊंची थी, बार्ब वायर थे वगैरह। देखें फौजी उसमें ऑब्स्टिकल जो है ना, चाहे दीवार हो या वायर हो, ये मीनिंगलेस होता है अगर ये मैन्ड ना हो। मतलब या तो उसको बनाएं और फिर बंदे मैन किए हुए हों, वरना तो उसको दीवार लैडर लगाकर फलांग के आ जाएगा, चाहे 20 फुट की हो, वो बार्ब वायर है उसको काट के अंदर आ जाएगा, चाहे कुछ भी हो, तो अनलेस मैन्ड हो। दूसरी चीज ये है कि इतनी बड़ी तंसीबात जो है, इतनी बहुत बड़ा एरिया है, उसको डिफेंस उसकी, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी और कैमरे होने चाहिए और कैमरे हैं तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो तमाम पेरीमीटर को देख रहे थे? ये देखने की चीज है, कोई गैप नहीं होना चाहिए, 1 इंच का भी कैमरास की उसमें डिफेंस में गैप नहीं होना चाहिए। और ये कोई महंगी चीज भी नहीं है और ये बड़ी आराम से हो सकता है, पूरी पेरीमीटर छोड़े अंदर भी प्रोमिनेंट जगहों में कैमरास हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट जगहों को देखते रहे वो। और ये इनका फिर एक कमरे में, एक कमांड पोस्ट में बंदे बैठे हुए, उनको रिव्यू 24 घंटे उन पर नजर होनी चाहिए उनकी पूरी जगह। दूसरा, लेजर बीम्स इस्तेमाल होती हैं, लेजर से डिफेंस पूरी चारों तरफ कंप्लीट तंजीमात, कोई भी उसके पार आएगा एकदम अलार्म बज जाएगा ना। ये था या नहीं था? और सर आपके दौर में था, ये सब आपके दौर में था मुशर्रफ साहब? फोर्स, क्विक रिएक्शन फोर्स अगर बहुत बड़ा एरिया है तो एक नहीं 2-3 वेरियस जगहों में वेल इक्विप्ड, और वो फिर ताकि जहां जिसने कमांड पोस्ट से किसी ने देखा कोई इंट्रूजन हुई है, इमीडिएट क्विक रिएक्शन फोर्स फुल स्पीड से उधर पहुंच जाए। ये चीजें देखने की है कि यहाँ थी या नहीं थी, और आइंदा हमें सबक सीखना चाहिए, हर जगह ये होनी चाहिए। आपके दौर में थी ये सारी चीजें मुशर्रफ साहब?
देखें उस जमाने में फ्रैंकली मैंने डिटेल में मैंने नहीं देखी है ये कि हर जगह थी या नहीं थी। वाकई में उस जमाने में कोई हमने सोचा नहीं था कि ये इस किस्म की कोई डेंजरस किस्म के एक्शन हो रहे हैं। लेकिन अब जो ये उसामा बिन लादेन को मारा गया है और ये हम कह रहे हैं कि वो कह भी रहे हैं कि हम बदला लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये हर जगह अगर हमने सिक्योरिटी को रेड अलर्ट किया हुआ है जो कुछ कह रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन? ये चीजें देखें, ये देखकर करें, ये तो करनी चाहिए। तो सर आपने जो बात की कि आर्मी और इस तरह की जो जगह होती है, इंस्टॉलेशन होती है, यहाँ पर ये दीवारें वगैरह ये बिल्कुल बेमानी होती है जब तक मैंड ना हो। नाउ इन दिस केस वी नो दैट इट वाज नॉट मैंड, तो फिर हमें इसका तयन करना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कौन है इस मुजरिमाना गफलत का, और उसको सजा देनी चाहिए। फिर नहीं देखिए हर जगह को मैन करना भी इतना कोई आसान नहीं है ना कि मैन करें आप। बंदे चाहिए, जाहिर है हर 100-200 गज पे टावर बना हुआ होना चाहिए जो देख रहा हो, और हथियार भी हो, लाइट होनी चाहिए देखें, या फिर कोई बंदोबस्त अगर और जो है तो मे बी एक कॉरिडोर में कुत्ते वुत्ते रखें जिसमें वो आ नहीं सके, कोई इंट्रूड ना कर सके। बहुत सी चीजें हैं, हर इंस्टॉलमेंट हर एस्टैब्लिशमेंट को इस तरीके से मैन करना तो मुश्किल है। लेकिन मेरे ख्याल में ये कैमराज और लेजर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इतनी कोई महंगी चीज नहीं है, ये होनी चाहिए। और सेंटर में अलर्ट लोग बैठे हुए हों जो 24 घंटे उस टेलीविजन को मॉनिटर कर रहे हों और जो पकड़ सके, यानी इंट्रूजन पकड़ी जाए। ठीक है मुशर्रफ साहब, ये बताएं आपको नहीं लगता इस 22 मई वाले वाकये के बाद, फ्रैंकली स्पीकिंग, रियलिस्टिकली स्पीकिंग, इंटरनेशनल फोरम्स पर जब हम आज 22 मई के बाद अपना केस लड़ेंगे तो हमारा केस बड़ा कमजोर हो गया होगा? इसलिए कि जब हम उनसे कहेंगे कि जनाब पाक अफगान बॉर्डर 2640 किलोमीटर लंबी है और इतनी पुअरली मार्क्ड है कि इट इज वेरी हार्ड टू डिफरेंशिएट कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो जवाब में वो हमसे कहेंगे कि छोड़े साहब आप पाक अफगान बॉर्डर को छोड़ें, आपसे तो अपना पीएफ म्यूजियम नहीं संभाला गया, आप पहले उसको संभालें फिर अपनी दूसरी बातें करें। हमारा केस बड़ा कमजोर नहीं हो गया मुशर्रफ साहब 22 मई के बाद, फ्रैंकली स्पीकिंग? देखिए इसको आर्ग्यू करना चाहिए, ये बात नहीं है कि ये तो जो भी तंजीमात हैं पूरी दुनिया में वो सब वल्नरेबल होती हैं। अगर कोई ऐसे लोग हों जो अपनी जान पे खेल कर, अपनी उनको जान की फिक्र नहीं है और वो सुइसाइड अटेम्प्ट करके अंदर आते हैं, वो किसी जगह में, मैं कहता हूँ अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, किसी जगह भी अटैक हो सकता है। ऐसा कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान ही है। सर ये तो उस सूरत में होता ना सर, आपका ये पॉइंट है, इन दहशतगर्दों का सामना है हमें, तो इसलिए यहाँ हो रहा है। लेकिन अगर कोई दुनिया कहती है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और जगह नहीं हो सकता, ये हर जगह हो सकता है। सर आपका ये पॉइंट वैलिड तो उस वक्त होता ना जब ये लोग खुदकुश हमलावर जो है वो गेट पर दाखिल होते हैं, गेट पर रेजिस्टेंस होती है और वहां पर अपने आप को फाड़ देते हैं। बट इन दिस केस दे मैनेज टू गो इनसाइड, दे मैनेज टू गो वेयर दे वांटेड टू गो, दे ब्लू अप आवर प्लेन्स। तो ये तो फिर बहुत बड़ा फेलियर तो हो गया ना मुशर्रफ साहब? नहीं फेलियर नहीं, आ सकते हैं जी। मैं यही कह रहा हूं ना कि अमेरिका हो या वेस्ट हो, कहीं भी अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो अपनी जान पे खेल के ये एक्शन करना चाहता है, वो कर सकता है बिल्कुल। क्योंकि ये जैसे मैंने बताया, ये डिफेंसेस इतनी कोई हर जगह नहीं होती हैं, लेकिन जाहिर है ये सिर्फ अगर जैसे मैं कह रहा हूँ ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स अगर लगाए जाएं, कैमरास और लेजर सिस्टम्स वहां होंगे तो रिएक्शन एकदम हो सकेगा, बाय क्विक रिएक्शन। अच्छा ये बताइएगा मुशर्रफ साहब, जब आपके ये समझना कि सिर्फ पाकिस्तान में ये हो सकता है, ये बात सही नहीं है, कोई इतना भी नहीं है। सर तो मुझे फिर ऐसी कोई और एग्जांपल भी कोट करें ना जहां के नेवल बेस के अंदर इंगेज कर लिया हो दहशतगर्दों ने फोर्सेस से अपने आप को 16 घंटे तक। कोई और एग्जांपल भी दे जहां के जनरल हेडक्वार्टर में दहशतगर्दों ने 28 घंटे तक इंगेज कर लिया अपने आप को दहशतगर्दों से। जरा एग्जांपल देना मुझे फिर। और जगहों में किसी ने अटैक नहीं किया, यहाँ ये अलकायदा वगैरह जो है वो यहाँ है, उन्हें इजी टारगेट पाकिस्तान में मिल रहे हैं। पाकिस्तान में इंतहा पसंद भी हैं जो उनको सपोर्ट भी कर जाते हैं। हो सकता है कोई ये भी देखना है कि अंदर से कोई आदमी ऐसा था जो सपोर्ट कर रहा हो उन्हें, ये भी एग्जामिन करना पड़ेगा। मैं इसी तरफ आ रहा था। एक माहौल की बात है, हमारे माहौल में हमारे अभी ये अलकायदा इधर है, तालिबान है, ये टीटीपी है, ये तो पाकिस्तानी है, तो ये इनके लिंक्स हैं, ये कराची आना जाना इनके लिए आसान है, ये पाकिस्तानी है, हमारे ही लोग हैं, इनके रिश्तेदार होंगे, हो सकता है वहीं उस कॉलोनी में रहने आ रहे हो, अपने भाइयों अपने रिश्तेदारों में रह भी गए हो वो, तो बहुत सी चीजें ये हो सकती है। हमारे इसको
कंपेयर नहीं किया जा सकता कि दुनिया के कोई और मुल्क के साथ। हमारा अलग माहौल है। सर जरा ये बताइए, जब आपके दौर में भी जाहिर है कुछ इस तरह के वाकयात हुए, आप खुद भी अटैक की जद में रहे, और जब तहकीकात हुई तो ये मालूम हुआ कि आप ही के इदारे के यानी आर्मी के ही बहुत निचली सतह के, हायर रैंक्स के नहीं लेकिन निचली सतह के कुछ ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे। मुशर्रफ साहब, डू यू हैव डाउट्स कि अभी भी हमारी अहम तरीन एजेंसीज में, हसास तरीन इदारों में निचली सतह पर ही सही कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि जिहादी एलिमेंट्स को सपोर्ट या प्रोमोट करते हैं? यू हैव योर डाउट्स मुशर्रफ साहब? हो सकता है, मतलब इट कैन नॉट बी रिटन ऑफ। लेकिन जैसे आपने कहा निचली सतह के ऑफिसर्स नहीं थे, देवर जवान थे और लांस नायक वगैरह थे, एनसीओ थे, तो ऑफिसर, इनको नॉन कमीशन ऑफिसर्स कहते हैं, ऑफिसर नहीं था कोई भी। तो ये हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और तो इसीलिए हमें अलर्ट रहना पड़ेगा इनको स्पेसिफिकली अंदरूनी तौर पे जो हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हर बटालियन में और हर निचली सतह पे यूनिटों में हर जगह ये होती है, उन सबको अलर्ट रहना पड़ेगा। स्पेसिफिकली इन दिस केस भी आपको लगता है कि अंदर से कहीं से मुशावरत हुई है? बिकॉज जिस अंदाज से दहशतगर्दों ने पेनिट्रेट किया है, लगता ऐसा है अपेरेंटली कि वो अंदर के पूरे नक्शे से वाकिफ थे। बिकॉज जाहिर इतना बड़ा एरिया है, लेकिन वो अंदर दाखिल हुए और फिर सही जगह पर पहुंचे और रनवे पर पहुंचकर जहाजों को निशाना बनाया, फिर इमारत पे कब्जा। लगता ऐसा है अपेरेंटली कि अंदर के नक्शे से वाकिफ थे। तो मुशर्रफ साहब, इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करना अंदर की सपोर्ट के बगैर मुमकिन है आपके ख्याल में? हो भी सकता है, इतने मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन वो जहाज तो बाहर खड़े हुए होते हैं, वो दूर से जो बिल्डिंग है इर्द गिर्द जो काफी कॉलोनीज भी हैं, उधर कोई खड़ा हो जाए दूरबीन लगाकर देख ले तो उसे नजर आएगा। कोई इतनी ज्यादा उसे ये बात नहीं है कि कोई इतनी वो वेल प्रोटेक्टेड है, कोई देख ही नहीं सकता है। वो मैंने देखा है, वहाँ वो कॉलोनीज है उधर, वो नाले की साइड पे, उनकी पिछली साइड पे, उसकी बिल्डिंग के ऊपर से कोई दूरबीन लगाकर देख ले, वो जहाज बाहर खड़े हुए होते हैं, एयरफोर्स भी होते हैं और ये नेवी के भी होते हैं। तो ये तो पॉसिबिलिटी है। और दूसरा, आजकल ये गूगल जो आता है, ये तो दुनिया की हर चीज को देख रहा है। आप अपने घर के पे जूम इन कर लें तो आपके घर का बाग नजर आ जाएगा सारा, उनको क्या है अंदर। तो ये भी है, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, वो गूगल पे जाएं, हर चीज देख लें, कहाँ कहाँ जहाज खड़ा हुआ है, किस द्वार के अंदर किधर है, सब कुछ नजर आ जाएगा। और ये इतना सारा असलहा इन लोगों का, जो कि सिर्फ 6 लोग थे ज्यादा से ज्यादा, एक साथ अंदर ले जाना आपके ख्याल में मुमकिन है, या शायद असलहा पहले से उन्होंने कहीं अंदर रखा था और उसके बाद वो अंदर जाकर वो असला उन्होंने लिया? एनी गेस मुशर्रफ साहब? हाँ, ये आई डोंट रियली नो इतने घंटों उन्होंने कितनी फायरिंग वायरिंग की है। अगर लेकिन ये वेल ट्रेन्ड आदमी हो तो वो फायर टारगेट के ऊपर देखकर फायर करता है। ये एक डरा हुआ आदमी होता है ना, और वेल ट्रेन अगर ना हो तो वो गोलियां बिखरा रहा होता है हर तरफ अपने आप को घबराहट में। अदरवाइज बंदे को तो फायर करना चाहिए बिल्कुल एम के साथ, एक गोली एक आदमी के लिए। तो वो अगर वो वेल ट्रेन थे तो इतनी ज्यादा उन्होंने गोलियां नहीं चलाई होंगी, और एक्सप्लोसिव्स शायद लाए होंगे। एक्सप्लोसिव भी ला सकते हैं इतनी, मेरे ख्याल में शायद ये भी देखा जा रहा है कि 4 से शायद ज्यादा आदमी हो, कुछ भाग गए हो, तो ला सकते हैं इतने। इसके लिए ऑफिशियल वर्ड वैसे अब तक ये है, ऑफिशियल वर्ड रहमान मलिक साहब का ये है कि 6 अफराद थे, 4 मारे गए, 2 फरार हो गए। दिस इज ऑफिशियल वर्ड कमिंग फ्रॉम इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक साहब। ठीक है सर, ये बताइएगा कि अब ठीक है हमारी इंस्टॉलेशन निशाना बनी है, ये तो फैक्ट है ना। ठीक है वो कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं थी, लेकिन बहरहाल एक अहम इंस्टॉलेशन थी, बड़ी महंगी इंस्टॉलेशन थी, निशाना बनी है। अब जब कल से इंटरनेशनल और इंडियन मीडिया या इंटरनेशनल और इंडियन फोरम में ये बात डिबेट होना शुरू हो जाएगी कि साहब आपकी तो ये इंस्टॉलेशन सेफ नहीं है, तो हमें क्या गारंटी है कि आपकी एटॉमिक इंस्टॉलेशन सेफ है या नहीं, तो हमारा अगेन केस कमजोर नहीं है मुशर्रफ साहब कंपैरेटिवली? नहीं, वो देखें, ये वो कहेंगे जो जिनको समझ नहीं है, और खैर लोगों को पता भी नहीं है, डिस्पर्स होते हैं। हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, हमारी न्यूक्लियर एसेट्स, हमारे मिसाइल एसेट्स बिखरे में हैं और पहाड़ों के अंदर हैं, छुपे हुए हैं। उनकी एंट्रेंस एक ही है
और वो ऐसी भी है कि वो कोई सर पे टक्करें भी मारे उसके अंदर नहीं जा सकता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और ये तो एक खुली जगह है, हजारों जगह से कहीं से भी अंदर आदमी आ सकता है। तो वो जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट बाहर हो सकती है, लेकिन वो जो एसेट्स हैं वो तो ऐसी जगह में है कि उधर बंदा घुस ही नहीं सकता है, अंदर जाने का मुमकिन ही नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है अंदर जाना। ठीक है, अच्छा बिफोर आई गो टू अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, बड़ा छोटा सा ब्रेक लेंगे, मुझे ये बताइए मुशर्रफ साहब, अगेन रियलिस्टिकली स्पीकिंग, 6 दहशतगर्द दाखिल हुए, रात 10:30 बजे दाखिल हुए, सुबह 9 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ, यानी तकरीबन 12 घंटे तक तो उन्होंने एंगेज किए रखा। जाहिर है ऑपरेशन खात्मे की अनाउंसमेंट तो 16 घंटे बाद की गई, और 10 हमारे जवान शहीद हुए, उनके 4 बंदे मारे गए और 2 भाग गए। कैन वी कॉल इट अ सक्सेसफुल ऑपरेशन? कामयाब ऑपरेशन हुआ है मुशर्रफ साहब, रियलिस्टिकली स्पीकिंग? हाँ, मेरी नजर में बिल्कुल आपसे मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि बहादुरी दिखाई होगी लोगों ने। बिल्कुल, एक लेफ्टिनेंट मारा गया है, नेवी का शहीद हो गया है, और मुझे अफसोस है उसके जिस तरीके से उसके नाना या दादा बोल रहे थे, और ये अकलौता भाई, बहुत ही मुझे अफसोस है। मैं पूरी फैमिली के साथ कंडोल करना चाहता हूँ, इतना बड़ा सानिया, उसकी माँ रो रही है, तो ये कितना बड़ा सानिया हुआ है। लेकिन ओवरऑल ऑपरेशन में हाँ, ये मेरे ख्याल में इफेक्टिव कमांडो एक्शन जो है ना, उसमें हमें इतनी कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये इमीडिएट एक रिएक्शन में रेंजर्स आए, वो नेवी वाले आए, पता नहीं है उनमें इतनी कैजुअलिटीज हमारी होनी नहीं चाहिए थी, और उनको हमें मार लेना चाहिए था। सही है, यानी कि जाहिर है जिन लोगों ने जाने दी उनको तो सलाम है, उनको तो खिराज तहसीन है, जिस तरह आपने कहा पूरी कौम उनके साथ है, बट एट द एंड ऑफ द डे शायद हम इसको सक्सेसफुल ऑपरेशन शायद ना कह पाए। मतलब सक्सेसफुल इन द ब्रेवरी के आफ्टर ऑल हमने उनको कंट्रोल में ले लिया, लेकिन वो भी अटैकर्स भी कोई जो आदमी जान पे अपना खेलना चाहे ना, ये जैसे ये हैं, ये जो दहशतगर्द हैं, इनको अपनी जान की फिक्र नहीं है, तो ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं। तो इसलिए इनसे निपटना इतना आसान भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं उनको क्रेडिट भी दोबारा देना चाहूंगा, जो जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की हैं इस कौम के लिए, इस वतन के लिए। बिल्कुल, और वो गाना बड़ा अच्छा बजाया जा रहा है, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते, ये बिल्कुल सही बात है। बेशक बेशक। सर एक बड़ा छोटा सा ब्रेक है, सिर्फ 2 मिनट का, उसके वापस आते हैं। परवेज मुशर्रफ साहब सलाम पेश कर रहे हैं। GHQ जनरल हेडक्वार्टर पिंडी, जो कि शायद सबसे सेफ इंस्टॉलेशन है पाकिस्तान में, उसके अंदर भी ये काम किया गया। मनाबा पुलिस आपको अकेडमी का पता होगा लाहौर में, वहां जाके काम किया गया। सो ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ऐसी जगह पे जहां पे कोई ऐसे जहाज खड़े हों जो सिर्फ हिंदुस्तान की को खटक रहे हो कि ऐसा काम किया गया हो। हम तो तैयार ही नहीं थे इस तरह के काम के। देखिए काशिफ, मसला दरअसल ये है कि जब भी आपकी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात शुरू हो जाते हैं तो मुख्तलिफ अनासर उनको अपनी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि एक ही तरह के दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, एक ही तरह की दहशतगर्द की तंजीम होती है जो सरगर्म अमल होती है। मुख्तलिफ टारगेट्स के पीछे किसको यूज किया गया होगा, सेल है, तालिबान अब उनके हाथ में जा चुके हैं, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए। एक और बात जो है आपको जो देखने की जरूरत है कि इसके अंदर जो सबसे आपने कहा जी नेवी के ऊपर क्यों कर रहे हैं, एक और चीज अगर आपने देखी हो, कभी जो है वजीर आजम जो है चीन ने ये कहा है कि बंदरगाह खासतौर पर यहाँ जो है वो अपने जो है ताल्लुकात और रवाबत को जो है बेहतर करेंगे, तो बहुत सारी मैसेजेस हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात नेवी का मसला ये है आपकी कि वो उनकी जो, क्योंकि वो सी बेस्ड कैपेबिलिटी है आपकी, तो आपकी जो मैक्सिमम सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो भी सी बेस्ड हैं। वो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो जो है डेफिनेटली लैंड बेस्ड नहीं होती। लैंड की साइड के ऊपर उनकी जो फिजिकल मेजर्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, कम होते हैं बनिस्बत बाकी एजेंसीज के लिहाज से। एक ये बात। दूसरी बात ये कि उनके ताल्लुक, जैसे कि आपने अभी सवाल करे थे कि वो क्या कर रहे थे, तो उसके अंदर आपके बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे थे। एंटी पायरेसी ऑपरेशन चल रहा है जो आपकी पाकिस्तान नेवी का, मुख्तलिफ किस्म के और जो है दुनिया से जो है वो आ रही होती है। और साथ आपके बॉर्डर्स जो है सी बेस्ड कैपेबिलिटी पे होते हैं, उनका थ्रस्ट लैंड की तरफ नहीं सी बेस्ड की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स जो है पर्सपेक्टिव कहते हैं ना नेवी आर्मी और एयरफोर्स हाई अलर्ट पे थे साहब को, मैंने ये भी सुना था कि हाई अलर्ट पे जा रहे हैं। ये मतलब ये आप ये सारा करके आप हम किसको बचाएंगे? काशिफ बात ये नहीं है, बात ये कि जो आपके पास सूरत हाल है उसके अंदर आपको दोबारा जामा तरीके से चीजें देखनी पड़ेंगी। इसमें तो जामा तरीके से कैसे देखें जी चीजें पहले, ऑलराइट लेट्स लुक एट द ओवरऑल सिचुएशन नाउ। लेकिन कहां का मसला है हमारे यहाँ? पहली चीज तो ये है कि क्लियरली आपकी इंटेलिजेंस इज फेलिंग यू क्लियरली, मतलब इसमें मेरे ख्याल कोई डाउट नहीं है। अगर वो 10 इंसिडेंट में लोगों को पकड़ लेते हैं और 2 में चला जाता है,
वो लोग स्लिप कर जाते हैं, तो ये फेलियर है। मतलब इट्स, आप उनके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उनको उतने पैसे भी तो दे रहे हैं, यू एक्सपेक्ट हाई परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। उसके बगैर ये नहीं होगा। नंबर 2 ये है कि जो आप पे प्रेशर आ रहा है, जो आपकी क्रेडिबिलिटी को प्रॉब्लम हुआ है, जो उसामा बिन लादेन के इशू के बाद वो मजीद गंभीर हो गया है, उसको ठीक करने के लिए आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दुनिया में बेचना है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो बिक जाता है तो ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं कि जी इंडिया कनेक्शन है वगैरह है, वो जब तक अगर हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि जी इंडिया ने इसमें इन्वॉल्व था, उसका कितना को फायदा है? हमने दुनिया को कन्विंस करना है कि भाई ये इंटेलिजेंस है, इस पे क्रेडिबिलिटी कि हम अभी तक अपने आप को भी एक नुक्ता नजर से दूसरे नुक्ता नजर कोई और चीज ऐड है, हम सिंपलिस्टिक, हमारा भी वो हाल हो गया क्योंकि हमने अमेरिका से इतनी इन्फॉर्मेशन ली है, इतनी इन्फॉर्मेशन लोड ली है, हम 2+2 करके एक किस्म का नैरेटिव करते हैं। एवरी दहशतगर्द तंजीम जो है वो तालिबान है पाकिस्तान में, हर जो चीज है वो अलकायदा है। देखिए आपकी मुख्तलिफ सूरत हाल है, पेचीदा सूरत हाल है, उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, जो भी पाकिस्तान में रहता है वो एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे जानता है कि कोई चीज इतनी सीधी नहीं है। लेकिन अगर हम दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहे ना, तो उसका फायदा नहीं है। उसका मसला तो आपकी बात बजा है फहद, वो आपकी बात बजा है, लेकिन आप पहले सोचे तो सही ना। आप एकदम जो है उसका नी जर्क रिएक्शन लेते हैं, उसी नी जर्क रिएक्शन के ऊपर आप अपनी बात को किसी और नुक्ता नजर पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं, सोचने के लिए भी तैयार नहीं कि क्या दुनिया क्या कहेगी। हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत खराब है, CIA के कॉन्ट्रैक्टर्स को कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि दुनिया कोई बात कहेगी। आपको ये बात कहनी चाहिए ना कहें। हम तो कह रहे हैं कि खुल के सामने आके कहें। ये इधर से फीड करके इधर से कागज टेबल के नीचे से मेरे हाथ में ना पकड़ाएं कि भाईजान ये बात जरा आप जाके कर दो, उसके लिए हमें कुछ बताएं। मैं एक चीज अर्ज करूं, ये कहना गलत है कि हमें दुनिया को कन्विंस करना चाहिए। दुनिया कन्विंस होगी नहीं, और हो भी जाए तो वो कभी आपकी हेल्प के लिए नहीं आएगी। मैं मतलब हमेशा हमने देखा है कि इस दौर में जो अमेरिका कहता है वो दुरुस्त है, जो अमेरिका चाहता है बाकी सब उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर अमेरिका ये चाहता है कि इंडिया पे इल्जाम आयद ना हो तो आप लाख कब्बे की तरह सारा दिन कहना तो चाहिए ना, कहना तो हक बनता है। नहीं, आप कहें भी ना तो कैसे होएगा? लेकिन आपके कहने से ज्यादा खुद आपका समझना और उसके बाद उसको काउंटर करना, उसके लिए प्लानिंग करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपके अपने घर में एक इंडिविजुअल आके आपके करके जा रहा है। लेकिन सर इसमें मेरे ख्याल से काशिफ फहद ने जो बात की वो बड़ी दुरुस्त है कि जब तक आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को साथ लेके, हमारे पास जो एनालिसिस आता है, चाहे मीडिया हो गए, एनालिस्ट हो गए, आप पास कोई सपोर्ट इंटरनल नहीं आती है। वो आप उनके लोग तो एम्बेडेड हैं, उनके तो एम्बेडेड लोग हैं, वो नैरेटिव के साथ चलते हैं। व्हिच इज लिंक्ड टू द अदर इंपॉर्टेंट इशू जो शुरू में काशिफ यू मेंशन्ड, आई थिंक इट्स अ गुड पॉइंट टू ब्रिंग इट इन, द रोल ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये सारा जो कुछ हो रहा है इसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उनका तो हमने कर लिया। इस वक्त क्रिटिकली तो हम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं ना, उनका वो कहाँ है आज? उनका इस सारे सूरत हाल में क्या रोल है, क्या इनिशिएटिव है? वो इधर देख रहे हैं, बताएं ना कुछ तो। 48 घंटे के बाद हमने DCC कॉल कर लिया, हमने कहा हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। टी पार्टी मूवमेंट चलेगी वहां पे, थोड़ी देर के बाद खत्म होगी और उसके बाद मामला आगे चला जाएगा। लेकिन लेट्स लुक एट द फेलियर्स। किस लेवल पे हमारा फेलियर है? एक इंटेलिजेंस फेलियर है हमारा, बुनियाद वहाँ पे हमारी शुरू होती है। दूसरा सिक्योरिटी का फेलियर है कि हम अपनी मेजर इंस्टॉलेशंस को सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा एक इंटेलिजेंस का फेलियर मल्टीपल लेवल्स के ऊपर है। एक ये कि हम इसको प्रीएम्प्ट नहीं कर पा रहे कि कौन है, उसको पहले थॉट कर दें इससे पहले कि वो कुछ कर गुजरे। 10 में से आपने 8 रोक लिए, 2 हमले हो गए। देखिए आपको थ्रेट भी तो देखें ना, दूसरी तरफ थ्रेट किधर से आ रहा है, आप अपनी कैपेसिटी भी देखें। ये खाली एक महज इंटेलिजेंस इदारों का मसला नहीं है कि वो सिर्फ उसको वापस रिस्पॉन्स करें। जैसे कि फहद ने कहा, जैसे आप कह रहे हैं, ये आपको मजबूत जो है पॉलिसी, जामे पॉलिसी, जिसमें सियासी फेलियर भी आपका आएगा, आपकी बाकी तमाम जो है, जब तक आप नेशनल लेवल पे इस पे काम नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेटेड काम नहीं करते हैं, तब तक ये चीजें नहीं। हम कानून साजी तक तो कर नहीं सके दहशतगर्दों वो नहीं, लेकिन आप एक ऑपरेशन देखें कि किस तरह प्लान हुआ। मैं इसी का मिसाल के तौर पर ये कमीशन नहीं बना सके, ये ऑपरेशन करना था। इसमें सबसे पहले ज़रूरत थी कि आपके पास रिसोर्सेज हों। सो किसी ने पैसा मुहैया किया, रिसोर्सेज मुहैया किए। दूसरा, आपके पास ज़रूरत थी कि आप टारगेट आइडेंटिफाई करें ताकि उसके मुताबिक फिर आगे प्लानिंग की जाए। सो टारगेट आइडेंटिफिकेशन जो है वो लाजमन एक आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो इस तरह का टारगेट आइडेंटिफाई करें। तीसरा एलिमेंट आ जाता है कि अगर आपने उस टारगेट तक पहुँचना है तो आपको रूट क्या अडॉप्ट करना है, उसमें डिसेक्शन क्या रखनी है, कौन सा आपका वीक पॉइंट है जहां से के अंदर घुसा जा सकता है। सो लॉट ऑफ सर्वेलेंस इज इन्वॉल्व, और उस सर्वेलेंस के मुताबिक आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे अंदर कैसे जाना है। उसके बाद जब लोग अंदर जाते हैं तो उससे पहले उनके पास ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए
कि ये जो एसेट्स हैं इनको कैसे गार्ड किया जाता है, कितने लोग अंदर मौजूद होते हैं, उनको काउंटर कैसे किया जा सकता है, उनकी हैबिट्स क्या हैं, कैसे मौजूद हैं वो। और उसके बाद फिर आप अंदर जो लोग अभी पहुंच गए हैं लड़ने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन मौजूद होनी चाहिए बाहर, जहां से उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाती रहे कि तुम फला कॉर्नर पे जाओ, ये करो वो करो, क्योंकि ये इन्फोर्समेंट्स पहुंच रही हैं, ये एक्शन फला जगह हो रहा है। उसको अपने टारगेट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने, या अगर वो बच के निकल सकता है तो उस हद तक पहुंचा, एक कंक्लूजन तक लाने के लिए। अब इन सारे अगर एस्पेक्ट्स को आप देखें तो इसमें हर सेगमेंट के लिए आपको ये टोटल सिर्फ इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है, इसमें आपको नजर आएगा कि क्या कंपोनेंट्स, हाई टेक्नोलॉजी कहाँ यूज हुई है, कहाँ पे के पास हाई टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन ये बात टेक्नोलॉजी ऐसी है जो सिर्फ स्टेट्स के पास। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि इसके अंदर जो आपके पास बाय द वे वो कह रहे हैं कि बेस को कंट्रोल में कर लिया नेवी ने, और धमाका खेज मवाद और जैकेट्स बरामद हुई हैं वहां से। उस धमाका खेज मवाद से भी आपको पता चलेगा कि वो इम्प्रिंट्स कहाँ से हैं, वो RDX इस्तेमाल हुआ है, वो नेटो सप्लाई इशू है, वो इंडियन सप्लाई है, वो रशियन है, रूसी है, कहाँ का है, उससे भी आपको बड़ी हद तक पता चलेगा। धमाका हुआ तो उसमें क्या बताया था उन्होंने? उसके ऊपर तो उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली कोई चीज, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना, जब तक आप ये नहीं बताएंगे फैक्ट्स, इस किस्म के फैक्ट्स आपको इस वक्त चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसमें अंदरूनी, बैरूनी और बैनुल अक़वामी जो भी आपके पास तनाज़ुर बन रहा है उसके बारे में आप जो है इन्फॉर्मेशन दें। जब तक आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक ये बात नहीं। इस वक्त आपकी थ्रेट एनालिसिस ही नहीं है, थ्रेट एनालिसिस होगी तो आपके पास रिस्पॉन्स आएगा। ना सिर्फ थ्रेट एनालिसिस की कमी है, आई एग्री विद हर कि हमारा थ्रेट एनालिसिस, हमारा किबला इस टाइम कोई डिसओरिएंटेड सा है। हमें ये नहीं पता कि हम हिंदुस्तान की तरफ देखें, अमेरिका की तरफ देखें, अफगानिस्तान की तरफ देखें, अल-कायदा को देखें, तालिबान को देखें, ये सब की तरफ इकट्ठे देखना या किसी की तरफ नहीं देखना। सो वी एज ए नेशन वी आर कंफ्यूज्ड कि हमारा असल थ्रेट हमें किस तरफ से आ रही है। ना सिर्फ इस जंग की, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं जंग हमारी है या नहीं, हम इसके अंदर फंसे हुए हैं, फंस के निकलना कैसे है, निकल के जाएंगे कहाँ पे, इनमें से कौन हमारे हैं, कौन हमारे मुखालिफ हैं, कौन ऐसे हैं जो फिलहाल हमारी जरूरत के वक्त तक तो ठीक है, आगे चल के हम इसे नहीं कर सकते। ये डिबेट ही नहीं हुई इस मुल्क में आज तक, 10 साल हो गए। और अगेन जो डिबेट जिस तरीके से होनी चाहिए उसमें कोई हमें क्लियर इनिशिएटिव, पॉलिसी इनिशिएटिव जो है वो ऑफिशियल लेवल से नहीं बताया गया। अगर आपके इंटरेस्ट हैं, मतलब अगर आप ऑफिशियली कुछ कहते हैं और प्राइवेटली कुछ और कहते हैं, तो उसमें क्लियरली जो डाइकोटमी है वो सामने आ जाती है। अगर आप अफगानिस्तान पे कहते हैं जी अंदर से हमारी ये पॉलिसी है लेकिन ऑफिशियली कुछ और है, तो वो जो तजाद है सामने आ जाता है।